साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका 127वां जन्मदिन है और ये जन्मदिन सारे दुनिया में मनाया जा रहा है। जब मैं सवेरे अहमदाबाद से गांधीधाम सवेरे पहुंचा तो मुझे अमेरिका से टेलीफोन आया और टेलीफोन वाला मुझे कह रहा था कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे दुनिया की सरकार है वहाँ पर, सारे दुनिया की जो सरकार है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 211 देशों का संगठन है, 211 देशों की सरकार है। दुनिया में 211 देश है और 211 देशों की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सरकार है। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा था, इसकी जानकारी वो लोग वहाँ बता रहे थे। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। आज जन्मदिन के मौके पर आपके गांधीधाम में जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है वो विषय है लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चल सकते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मई 1956 को, यानी अपनी मृत्यु के 5-7 महीने पहले ये बात उन्होंने अमेरिका का जो रेडियो है वॉइस ऑफ अमेरिका, वहां पर जो उन्होंने भाषण दिया था उस भाषण में उन्होंने ये बात कही थी। साथियों, इस विषय को जानने और समझने के लिए निश्चित रूप से हमें कुछ बैकग्राउंड की बातें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू हुआ और लागू होने के बाद 1952 में संविधान के अनुसार, भारत में संविधान के अनुसार 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। जब ये चुनाव हो रहा था तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, जो देश के उस समय के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, तो उस समय के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। चुनवा कर लाने के बाद आजाद भारत में संविधान लागू होने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने यह काम किया
और जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। और आजाद भारत की जो संसद है, जो सार्वभौम संसद है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली संस्था है, उस संस्था पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ये काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। लोग जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और बच्चों का चाचा ये कहा करते थे और आज भी कहते हैं। तो ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनके साथ गांधी जी ने भारत के प्रजा को यह वादा किया था, यह आश्वासन दिया था कि देश जब आजाद होगा तो सारे भारतीय आजाद होंगे, समस्त भारतवर्ष में रहने वाले लोग आजाद होंगे। मगर आजाद भारत में जो आजादी के लिए, आजादी के आंदोलन में शहीद हुए, जो आजादी के आंदोलन में आजादी के लिए मरे, अपनी जान कुर्बान की, जान उत्सर्ग किया, उन लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए, उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दिया। और यदि 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दिया तो इसका मतलब यह है कि 56.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। इन दूसरे लोगों में क्षत्रिय वर्ण के भी लोग हैं, इन दूसरे लोगों में वैश्य वर्ण के लोग भी हैं, उनके साथ धोखा किया। और सबसे ज्यादा धोखेबाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे ज्यादा धोखेबाजी जिनकी संख्या 52% है, जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिनको हम ओबीसी कहते हैं। आपके गुजरात में लोग जिसको बख्शी मंडल पंच कहते हैं, तो उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखाधड़ी की गई। साथियों, ये धोखाधड़ी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत में भारतीयों का राज स्थापित करने के बजाय जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। और ऐसा करके जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के लिए मरने वाले, आजादी के लिए शहीद होने वाले जो लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी की। संविधान ने सभी लोगों के लिए समानता का सिद्धांत लागू किया और इसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने इसके विरोध में, समानता का विरोध करते हुए 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए, भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। भारतीयों का कब्जा करने के बजाय ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। और डीएनए के अनुसार जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह से डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण विदेशी है, ऐसा कहने के बाद आप लोगों ने जो तालियां बजाई, इससे मैं यही अर्थ निकालता हूं कि आप लोग इसके बारे में जानकार हो गए।
ब्राह्मणों ने, जो अंग्रेज विदेशी थे, उनको 15 अगस्त 47 को विदेश में भेजा। हम लोग जो ब्राह्मण हैं उनको विदेश में भेजने वाले नहीं हैं। हम लोग उनको यहीं पर रहने के लिए कहने वाले हैं कि आप यहीं रहो, विदेश में मत जाओ, आप यहीं रहो, केवल भारत के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार यहीं रहो। जो संविधान का कानून है उसके अनुसार यहीं रहो। हम अंग्रेजों की तरह आप लोगों को विदेश में वापस जाने के लिए कहने वाले नहीं हैं। आप यहीं रहो, ये मैं कहने वाला हूं। ये बात तालियां बजाने वालों को अच्छी नहीं लगी होगी, मगर हम लोग उनको यहीं रहने के पक्षधर है। साथियों, ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान के विरोध में जाकर यह काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने कानून और संविधान के विरोध में जाकर यह काम किया। बाबा साहब आंबेडकर जीवित थे। बाबा साहब आंबेडकर ने ये सारा डाटा वो जानते थे, पहले से जानते थे। 37 के चुनाव में भी कांग्रेस ने यही किया था। सारे देश भर में जब चुनाव हुआ और जितने राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के लोगों ने, गांधी जी ने ब्राह्मणों को बनाया था। ये सारा डाटा है, ये सारी सच्चाई है। और इस सच्चाई को जो मैं कह रहा हूं, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकता। अगर किसी ने देने की कोशिश की तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह पर फेंक के मारूंगा। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को भी डराने की कोशिश होती है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हमको गोली मार देंगे, इससे अलावा क्या हो सकता है। मगर अब किसी के गोली से हम डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई लड़ते लड़ते मरेंगे, कुत्ते की मौत मरने वाले नहीं है। गली में कभी कुत्ता मर जाता है तो अखबार में खबर नहीं आती कि ये कुत्ता उस फलाने गली में रहता था, बहुत ईमानदार था और उसी गली में रहता था, उसी गली में खाता था, टट्टी भी उसी गली में करता था और उसी गली में मर गया, बहुत ईमानदार कुत्ता था। ऐसी कोई खबर अखबार में छपकर नहीं आती है। तो हमें इस तरह से कुत्ते की तरह मरना नहीं है, लड़ते लड़ते मरना है। तो इसके बारे में किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई अगर डराने की कोशिश करता है तो हमारा संकल्प और ज्यादा मजबूत होता है। हमारा जो इरादा है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, वो और ज्यादा मजबूत होता है। तो हम डरने वाले नहीं हैं। ये बात सभी संबंधित लोग ध्यान रख ले। और जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं हमारे विरोध में, ये कार्यक्रम होने के बाद कल मैं उनको देखने वाला हूं। कल उनके खिलाफ मैं अपने लेवल पर कार्रवाई शुरू करूंगा। आज हमारा दिन है, बाबा साहब आंबेडकर का दिन है। आज शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपना काम कर रहे हैं और दूसरे लोग हमारे कार्यक्रमों में दखलंदाजी करने का काम करते हैं। हम उनके कार्यक्रमों में दखलंदाजी नहीं करते, उनके कार्यक्रमों में जाकर गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, भारत के संविधान के अनुसार ऐसा हम मानते हैं। और वो लोग हमें कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है ऐसा मानते हैं। उनकी कोई बात हम मानने वाले नहीं है, ये वो ध्यान रखें। साथियों, जब जवाहरलाल नेहरू ने यह काम किया, बाबा साहब आंबेडकर जीवित थे और उन्होंने सारी बातें देखी, उन्होंने अभ्यास किया और 1956 को 20 मई 1956 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने
जहां उन्होंने पढ़ाई की थी और जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जब 250 साल पूरे हुए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 साल के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई ये ढूंढने के लिए कि 250 साल में यहां कई कई लाख बच्चे पढ़कर चले गए, उसमें सर्वश्रेष्ठ बच्चा विद्यार्थी कौन है, पहले नंबर का विद्यार्थी कौन है। तो सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने घोषित किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। 250 साल के अंदर उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब अंबेडकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखने के लिए डॉक्टर ऑफ लॉ का खिताब देने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब अंबेडकर को अमेरिका में आमंत्रित किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका में आमंत्रित करने के बाद गए, वहां उनको डॉक्टर ऑफ लॉ का खिताब दिया गया। यानी संविधान जो बेहतरीन दुनिया का संविधान लिखा उसके लिए उनको डॉक्टर ऑफ लॉ भारत के किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर ऑफ लॉ, उनके पास ऐसी बहुत सारी डॉक्टरेट थी, ये भी एक बहुत बड़ी कानून में डॉक्टरेट, बड़ा खिताब उनको देने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब वो अमेरिका में गए और जब उनको यह खिताब दिया गया तो उस समय अमेरिका का जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसका सरकारी रेडियो था, उस समय कोई टीवी तो था नहीं, उस समय सरकारी रेडियो था, उस रेडियो का नाम था वॉइस ऑफ अमेरिका। वो वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो वालों ने बाबा साहब अंबेडकर का एक इंटरव्यू लिया और वो जो इंटरव्यू लिया उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही। क्या बात कही कि भारत में ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते, मगर जवाहरलाल नेहरू चलाने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका के वॉइस ऑफ रेडियो के द्वारा जवाब दिया कि जवाहरलाल, तुम ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो, ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने वॉइस ऑफ अमेरिका में कही और जब उन्होंने ये बात कही तो स्वाभाविक है कि ये बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कही, भारत के संविधान निर्माता उसने कही। इसलिए ये बहुत गंभीर बात थी। इस गंभीर बात को जो बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया, उस गंभीर बात को आज हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कही। जब उन्होंने ये बात कही तो नया नया लोकतंत्र भारत में लागू हो रहा था, भारत का लोकतंत्र संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा था। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दी कि तुम ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र को साथ साथ में चला रहे हो, दोनों बातें साथ साथ नहीं चलाई जा सकती। और अगर ऐसा करने की तुमने कोशिश की, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए साथियों, इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को जो दो सिद्धांत है, एक लोकतंत्र का सिद्धांत है और एक ब्राह्मणवाद का सिद्धांत है। लोकतंत्र क्या कहता है
लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र में जितने नागरिक हैं सारे के सारे नागरिक बराबर है, ऑल आर इक्वल। सारे के सारे नागरिक बराबर है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान ने ब्राह्मणों को ब्राह्मण के तौर पर मान्यता नहीं दी और कहा ब्राह्मण भी भारत के केवल सिटीजन ऑफ इंडिया है। भारत के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, भारत के क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, वैश्य वैश्य नहीं है, शूद्र शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, नॉमिनेटेड ट्राइब नहीं है। ये सारे के सारे लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत के नागरिक है और सारे के सारे नागरिक कानून के अनुसार सभी के सभी समान है, ऑल आर इक्वल्स, सभी समान है। तो ये जो समानता का सिद्धांत है वो भारत के संविधान ने सभी पहले तो 21 साल के उम्र के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को सभी को बराबर का वोट का अधिकार बहाल किया। और ये जो बराबरी का वोट का अधिकार बहाल किया, इसके आधार पर भारत में राजनीतिक समानता को लागू कर दिया गया, इक्वेलिटी को लागू कर दिया गया। तो लोकतंत्र का जो मौलिक सिद्धांत है वो मौलिक सिद्धांत है समानता। समानता के आधार पर लोकतंत्र चलता है, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। दूसरी बात, बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं ये जो ब्राह्मणवाद है जिसे अंग्रेजी में ब्राह्मणिज्म कहा जाता है, तो ब्राह्मणिज्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणिज्म जो है सेंस ऑफ इनइक्वेलिटी, यानी ये असमानता का निचोड़ है। यानी ब्राह्मणवाद क्या है? तो ये असमानता का अर्थ है, निचोड़ है। इतनी असमानता इसके अंदर है कि ब्राह्मणवाद को अगर एक लाइन में समझा जाए तो एक लाइन में बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मणिज्म ये असमानता का अर्क है, निचोड़ है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर चलता है और ब्राह्मणवाद असमानता के सिद्धांत पर चलता है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर चलता है और ब्राह्मणवाद असमानता के सिद्धांत पर चलता है। अगर दोनों को एक साथ चलाया गया, अगर दोनों को एक साथ चलाया गया तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो लोकतंत्र ब्राह्मणवाद को खत्म कर देगा या तो ब्राह्मणवाद लोकतंत्र को खत्म कर देगा। बाबा साहब आंबेडकर का इशारा था, बाबा साहब आंबेडकर की चेतावनी थी और इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देने की कोशिश की कि यह बहुत खतरनाक बात है। आज हम क्या देखते हैं, आज क्या हो रहा है, आज की बात को समझने की कोशिश करो तो बाबा साहब आंबेडकर ने 1956 में जो कहा था उसका पता चलता है। साथियों, आज की परिस्थिति को थोड़ा जानने की कोशिश करो। 2009 में जब चुनाव हुआ था तो इस देश में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि हमारे देश में 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। पहली नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस, आज भी 6.5 लाख गांव की पार्टी कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है। बेशक बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट है मगर 6 लाख गांव की पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और इसलिए
इसलिए साथियों, इसलिए आज भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस ही है। 6.5 लाख गांव की पार्टी है। यह 1885 को बनाई गई। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने बनाई। ये ब्राह्मणों की पार्टी। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनसंघ था, और जनसंघ को संघ ने बनाया था, आरएसएस ने बनाया था, और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। तो ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। तीसरी ब्राह्मणों की पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। इसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाद अमृत डांगे, ये बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण, इसने बनाया था। ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। चौथी ब्राह्मणों की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी ईएमएस नंबूदिरीपाद, केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण ने बनाई। और पिछले साल अक्टूबर महीने में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसके पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, वो भी ब्राह्मण बंगाल की। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, केवल 3.5% ब्राह्मणों की है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार जिस पार्टी को 3 राज्यों में 6% वोट पड़ेंगे, उस पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी मानी जा सकती है। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। उनके संख्या के आधार पर वो पार्टी एक स्टेट की भी पार्टी नहीं बन सकती, और अगर स्टेट लेवल की भी पार्टी नहीं बन सकती तो उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। इससे सिद्ध होता है कि कानून और संविधान के विरोध में जाकर इन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया। ऐसा करने में 5 पार्टियां बनाने में कामयाब हुए। मैं आपको 1952 के चुनाव का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताता हूं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जब बाबा साहब आंबेडकर 1952 में बॉम्बे में चुनाव लड़ रहे थे, तो काजरोलकर नाम का एक 7वीं फेल आदमी बाबा साहब आंबेडकर के ही संगठन में पहले काम करता था। उसको कांग्रेस ने, नेहरू ने तोड़ा, और उसको बाबा साहब आंबेडकर के चुनाव, उसके विरोध में चुनाव लड़ने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नेहरू ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो, पैसे की चिंता मत करो। जवाहरलाल नेहरू ने उसको चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपया भेजा। चुनाव आयोग ने मर्यादा निश्चित की थी कि 2,000 रुपया 1952 के चुनाव में खर्चा कर सकते हो, मगर नेहरू ने उसको 25,000 रुपया भेजा, जिसकी आज के तारीख में कीमत 2.5 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़ रुपया आज के तारीख का जवाहरलाल नेहरू ने काजरोलकर को, बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में परास्त करने के लिए भेजा। और जब बाबा साहब आंबेडकर काजरोलकर को 25,000 रुपया भेजा, तो काजरोलकर ने कहा कि इतना सारा पैसा क्यों भेजा? तो नेहरू ने काजरोलकर को कहा, तो क्या बाबा साहब आंबेडकर कोई ऐरिया गैरिया नत्थु खैरिया है जो 2000 में हरवा दोगे? कानून के आधार पर डॉक्टर आंबेडकर को आप हरवा नहीं सकते। गैर कानूनी तरीके से काम करोगे तब तो हरवा सकते हो। 25,000 रुपया खर्चा करवा कर बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। जीतने के बाद काजरोलकर बाबा साहब आंबेडकर का आशीर्वाद लेने के लिए दादर में उनके घर गए। जब दादर में उनके घर गए, तो घर में जाने के बाद बाबा साहब आंबेडकर को उन्होंने कहा, एक वकील, उनका जीवनीकार खैर मोड़े वकील बैठा हुआ था, तो खैर मोड़े के सामने उसने कहा कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। नेहरू जी ने मुझे चुनाव लड़वाया, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। नेहरू जी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपए मेरे को भेजा। वकील सुन रहा था।
वकील ने रिकॉर्ड किया बाबा साहब आम्बेडकर के जीवनी में और लिखा कि 25,000 जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था। वो जीवनी मैंने पढ़ा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव में हरवाने के लिए 25,000 रुपया भेजा था उस समय के। और ये जो 25,000 रुपया भेजा था, ये उसने खैर मोड़े ने अपनी किताब में लिखा, और वो किताब में लिखा और वामन मेचराम पढ़ना ही ले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इसके आधार पर मैं ये कहता हूं। फिर उसने बाबा साहब को कहा कि अब मैं जीत कर ही आया हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि हाथी अगर बैठ भी जाता है तो भी वो गधे से ऊंचा होता है। आशीर्वाद देते वक्त बाबा साहब आम्बेडकर ने आशीर्वाद दिया, कहा कि हाथी अगर बैठ भी जाता है तो वो भी गधे से ऊंचा होता है, और तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, जाओ। तो साथियों, मैं ये उदाहरण आपको बता रहा हूं। तो ये उदाहरण असाधारण किस्म का उदाहरण है, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाया गया। स्वाभाविक रूप से अगर बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव में हरवाने के लिए 25,000 रुपया देकर नेहरू ने भ्रष्टाचार करवाया, जब नेहरू ने भ्रष्टाचार करवाया और भ्रष्टाचार करवा के चुनाव जीतवाया, तो इससे सिद्ध होता है कि नेहरू और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से आज तक चुनाव जीता। इन ब्राह्मणों ने, जो 3.5% ब्राह्मण हैं, गांव के ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकते, सरपंच कहां से चुनेंगे? अगर देश में ईमानदारी से चुनाव हो तो ये गांव के पंच का चुनाव नहीं जीत सकते 3.5% वोटों के आधार पर, तो ये सरपंची का चुनाव कहां से जीत सकते? इसलिए साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात इस बात का सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्योंकि मैं कोई भी बात बगैर डॉक्यूमेंट की नहीं बोलता हूं। 40 साल से बोल रहा हूं, किसी की मजाल नहीं जो कोर्ट में मेरे खिलाफ जाए, उसको मालूम है जाने वाले। अगर वो गया तो मान लो मैंने उसका 3-13 कर दिया। इस समय तो मेरे पास पूरा का पूरा जो एविडेंस मुझे मिलता नहीं है, मैं लंदन में जाके लेके आता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों का सारा कच्चा चिट्ठा उधर लंदन में रखा हुआ है। अंग्रेज लोग सब लेके गए हैं और वहां सारा रिकॉर्ड में रखा हुआ है, और वो सारा रिकॉर्ड जो है, हम जो भी चाहिए वो हमारे पास में है। इसलिए साथियों, मैं कभी कोई कानून के विरोध में जाकर काम नहीं करता, संविधान के विरोध में जाकर काम नहीं करता। जो लोग करते हैं उनकी बातें कहता हूं, वो करते हैं मैं कहता हूं। वो संविधान के विरोध में जाके काम करते हैं, वो काम उन्होंने किया, संविधान के विरोध में किया, ये मैं कहता हूं। वो करते हैं मैं कहता हूं। जब करना अपराध नहीं है तो कहना अपराध कैसे है? जब तुम्हारा करना अपराध नहीं है तो मेरा कहना अपराध कैसे है? मैं जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी मैं सलाह देता हूं। मेरे पास इतनी बुद्धि जरूर मेरे पास में है, और हमारे पुरखों से पढ़कर जानकारी लेकर ये जानकारी हम लोगों ने हासिल की। इसलिए साथियों, ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। इसलिए ये बात आपको भी समझा रहा हूं, आपको भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना है। साथियों, तो इस तरह से इस देश में कानून और संविधान के विरोध में जाकर 3.5% ब्राह्मणों ने 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, और आज
कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है तो एक सापनाथ है। नागनाथ जाता है तो सापनाथ आता है, सापनाथ जाता है तो नागनाथ आता है। नागनाथ डसले तो भी मरना तय है, सापनाथ डसले तो भी मरना तय है। इसलिए साथियों, क्योंकि नागनाथ में भी जहर होता है, सापनाथ में भी जहर होता है, इसलिए ये जो लोग हैं, ये जहर वाले लोग हैं, इनकी पार्टियां नेशनल लेवल की है। तो आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां इनकी है। इसका मतलब है कि देश पर ब्राह्मणों का राज है, राज्यों में भी ब्राह्मणों का राज है, केंद्र में भी ब्राह्मणों का राज, राज्यों में भी ब्राह्मणों का राज। नीतीश कुमार का ले लो, वो कभी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनता है तो कभी बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनता है, आइदर और उनका ही कब्जा है। इसलिए ये सारी परिस्थिति मैं आपको समझा रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर ने 1956 को जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दी थी कि ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चला करते हैं, चेतावनी दी थी। आज वही हुआ जो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो चेतावनी बाबा साहब आंबेडकर ने दी थी कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर तुम, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका बहुत भयंकर परिणाम निकलेगा। तो आज लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। जो देश की संसद है उसमें 2014 के चुनाव में ब्राह्मणों के पार्टी के 411 मेंबर पार्लियामेंट है आउट ऑफ 543। और दूसरी बात, जो लोकतंत्र का दूसरा पिलर है, ये जो संसद है, ये विधायिका है, यहां कानून बनाया जाता है। कानून बनाने के लिए 366 मेंबर चाहिए, 230 मेजोरिटी उनके पास उससे कई ज्यादा है। और कार्यपालिका में IAS, IPS, IRS अधिकारी, इनकी संख्या 79.2% है, ब्राह्मण और तत्सम, तो ये राउंड अबाउट 80% है। और तीसरा जो है जुडिशरी, ये जुडिशरी में 97% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। और चौथा जो पिलर है वो मीडिया, 4 प्रकार का मीडिया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्राह्मण बनिया का कब्जा। दूसरा है प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबार और किताबें छपती है, उस पर भी ब्राह्मण बनिया का कब्जा। तीसरा मीडिया है मुरारी बापू, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बरजा कुचा महाराज। सबके नाम लेने से समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ये भी उनके ही नियंत्रण में है। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जैसे मैं माइक से बोल रहा हूं, भारत के मूल निवासी 7,500 बोली भाषा बोलते हैं। जैसे आपकी कच्छी है, ये कच्छी बोली भाषा है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसकी कोई लिपि नहीं है। उसी तरह की 7,500 बोलियां भारत में बोली जाती है, इसको शासन में मान्यता नहीं है। भारत में ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलते हैं, ग्रंथ भाषा ही लिखते हैं, उनको मान्यता है। इस पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है, तो मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है। लोकतंत्र के 4 पिलर पर आज के तारीख में ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है, और ये सारा का सारा कब्जा ब्राह्मणों की वजह से है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ये सारी पार्टियां ब्राह्मणों की है, 6% क्षत्रिय है, क्षत्रियों की एक भी पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमर सिंह ने पार्टी बनाने की कोशिश की थी, अमर हो गए मगर पार्टी नहीं बना पाए। मैं कच्छ के जो क्षत्रिय है, कभी कभी वो भी ब्राह्मणों के समर्थन में आ जाते हैं। मैं उनके बारे में भी चिंता करता कि उनके भी प्रशासन में 0.5% लोग हैं।
अरे तुम्हारी संख्या 6% है तो 6% तुम्हारे लोग प्रशासन में आने चाहिए, इसकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो। अजीब आदमी हो भाई। वैश्यों की संख्या 5% है, प्रशासन में आधा % है, उन लोगों को भी संख्या के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए, ये लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूं। और इन वैश्यों के सारे देश भर में अखबार है, अखबार वो वैश्यों के हैं, मेरी एक खबर भी नहीं छापते। अरे तुम्हारे भी हक के लिए लड़ रहा हूं। साथियों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं और भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार है, ये बात हम तस्लीम करते हैं, स्वीकार करते हैं, व्यवहार में स्वीकार करते हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि यदि 1956 के पहले जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र को एक साथ चलाने की कोशिश की, गैर बराबरी और बराबरी को साथ में लेकर चलने की कोशिश की, तो स्वाभाविक है जो गैर बराबरी है, जो ब्राह्मणवाद है, वो ब्राह्मणवाद धीरे धीरे मजबूत हुआ। 50 में मजबूत हुआ, 56 में मजबूत हुआ, 60 में मजबूत हुआ, 70 में मजबूत हुआ, 80 में मजबूत हुआ, 90 में मजबूत हुआ, 2000 में मजबूत हुआ। लगातार ब्राह्मणवाद मजबूत होता रहा, लगातार ब्राह्मणवाद मजबूत होता रहा, और होते होते आज स्थिति ये है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र की जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। क्योंकि ये जो चारों पीलर है, ये चारों पीलर पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, इससे सिद्ध होता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और उसके जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। आप लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। शेड्यूल ट्राइब की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनकी गिनती नहीं हो रही है। हिजड़ों की गिनती होती है, पिछड़ों की गिनती नहीं होती है, कुत्तों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। ये लोग ब्राह्मणवादी लोग कर नहीं रहे, अंग्रेजों ने किया था मगर ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 52% लोगों की भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन लोगों ने माइनॉरिटी की भी समस्या का समाधान नहीं किया, मुसलमानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, क्रिश्चियनों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। और लिंगायत कहते हैं, सड़कों पर लाखों लाख लोग आए, कहा हम हिंदू नहीं हैं, जबरदस्ती से कह रहे नहीं नहीं तुम हिंदू। अरे तो हम कह रहे भाई, हम खुद कह रहे हम हिंदू नहीं है, और जबरदस्ती से कह रहे तुम नहीं तुम हिंदू ही हो। जबरदस्ती गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। बुद्धिस्ट लोगों का जो गया में मंदिर है उस पर ब्राह्मणों का व्यवस्थापन है। जैन लोग जो है, ये अमित शाह बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जैन है और कहता है हिंदू है। इसको तो अपने को कौन है यही पता नहीं। गुलामी की भी हद होती है, गुलामी की भी हद होती है। अरे तुम धर्म से जैन हो और जैन हिंदू है ही नहीं, फिर भी कहते हो हिंदू है। तो जो सच्चाई है वो बात आपको बता रहा हूं। इसलिए ये सारे लोग जो है ये दुखी है। अगर ये सारे के सारे लोग दुखी है और कोई भी अगर खुश नहीं है, तो सवाल आता है कि ये जो बहुसंख्याक लोग हैं ये दुखी क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो लोगों की समस्याओं का समाधान होता। लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने 1956 को अमेरिका के वॉइस ऑफ रेडियो पर भाषण देते हुए, इंटरव्यू देते हुए नेहरू को चेतावनी दी थी कि नेहरू तुम गलत दिशा में जा रहे हो,
इसका नतीजा बहुत गंभीर निकलने वाला है। और आज वही बात सामने आ, आज परिस्थिति यह है कि ब्राह्मणवाद को अगर खत्म करना है तो ब्राह्मणवाद को खत्म करने के बाद लोकतंत्र आएगा। तो ब्राह्मणवाद को खत्म होगा, क्रांति करनी होगी। और क्रांति करना ये बहुत दुखदाई और पीड़ादायी बात है। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्रांति करने वाले लोगों ने राजमहल में जो राजा बैठा था, राजमहल के सामने इकट्ठा हुए कई लाख लोग इकट्ठा हुए फ्रांस में, और राजा के घर में घुसे, राजा को पकड़कर मैदान में लाया और मैदान में लाके उसको संगीन उसके पेट में घुसाकर उसकी लाश को संगीन में लेकर ऐसे चल रहे थे। ब्लड रिवॉल्यूशन हुआ, खूनी क्रांति हुई, उसको मार दिया गया। तो कच्छ के ब्राह्मण हमको बोलने के लिए भी मना कर रहे हैं। ये तो शांतिपूर्ण है भाई, हम कोई संगीन नहीं चला रहे। अब तुम चाहते हो तो फिर हमारी मर्जी। अगर तुम यही चाहते हो, हमारी तो इच्छा है नहीं। हमारी तो इच्छा संविधान में रहो, दायरे में रहो, और हमारा भी अधिकार रहो और तुम्हारा भी अधिकार रहे। तुम्हारे पुरखों ने, ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी, हमको अधिकार नहीं दिया। हमारे बाप ने संविधान लिखा, तुमको भी अधिकार दिया, हमको भी अधिकार दिया। तुम्हारे बाप ने तो नहीं दिया। जब तुम्हारे बाप ने मनुस्मृति नाम का संविधान लिखा तो हमको अधिकार नहीं दिया, मगर हमारे बाप ने जब लिखा तो हमको भी दिया और तुमको भी दे दिया। तो तुमको भी अधिकार मिलना चाहिए, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए और व्यवहार में लागू होना चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में हमें बोलने का मौलिक अधिकार है, और हमारे बोलने का जो मौलिक अधिकार है वो किसी के बाप की मजाल नहीं है जो हमारा अधिकार छीन ले। किसी की औकात नहीं है जो हमारा अधिकार छीन ले। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार कर रहा है, सारे देश भर में जय जयकार कर रहा है, और अपने भाषण में कह रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो मैं भी प्रधानमंत्री नहीं बनता। अरे मैंने रेडियो पर सुना। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कमजोर से कमजोर आदमी को ताकतवर बनाया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बोलने के लिए कच्छ में परमिशन दे रहा है और जो ब्राह्मण है वो मना कर रहे, भारत का प्रधानमंत्री हमको अनुमति दे रहा है और कच्छ के जो ब्राह्मण हैं वो मना कर रहे हैं, तो हम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे, भाई इनका बंदोबस्त करो, इनका बंदोबस्त करो, या फिर हमें कहो कि मेरे बस की बात नहीं है, या तो हमें कहो कि मेरे बस की बात नहीं मेश्राम जी, मैं आपको कच्छ के पुलिस देता हूं, पुलिस की ताकत आपको देता हूं, आप बंदोबस्त कर लो। तो मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगा मुझे पुलिस की जरूरत नहीं, मेरे जो मूल निवासी कच्छ के लोग हैं उतनी ही ताकत मुझे बहुत, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। और जितना जोर से आपने आवाज निकाला, अगर उतना पेशाब कर दिया ना तो बह जाएंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ कोई बात नहीं, जहां जाएगा जाएगा, वो उसकी मर्जी है, जहां जाएगा, हमको कोई इतराज थोड़ी है। अगर वो खुद अपनी मर्जी से जहां जाना चाहता है जाए। साथियों, मैं अपनी बात को
विराम देने के पहले कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। वो संकट ईवीएम मशीन का है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस दायर किया था। आपको पहले भी मैंने बताया था 24 अप्रैल 2017 को सारे डॉक्यूमेंट्री, जैसे मैं कहते रहता हूं कि मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखने वाला आदमी, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने मैंने ईवीएम मशीन के विरोध में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दिया ईवीएम मशीन के विरोध में, और कहा 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में 24 अप्रैल 2017 को दिया। मैं उस समय अमेरिका में था, और अमेरिका से जब मैं वापस आया और जजमेंट पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने आधा जजमेंट दिया और आधा जजमेंट छोड़ दिया। तो आधा जजमेंट कौन सा छोड़ दिया वो बताकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो अमरावती के चुनाव क्षेत्र में विधानसभा में प्रोफेसर राणे नाम के एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। जब काउंटिंग शुरू हुआ तो उस बूथ पर उसको 0 वोट निकला। वो अखबार वालों को बता रहा था कि इस बूथ पर मेरे कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, मेरे रिश्तेदारों ने वोट दिया, मेरे समर्थकों ने वोट दिया, मेरे बीवी ने वोट दिया, मगर मैं ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि हो सकता है किसी ने भी मुझे वोट ना दिया हो, मगर मैं प्रोफेसर हूं और गधा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, तो मैंने अपने आप को वोट नहीं दिया हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कम से कम ईवीएम में 1 वोट राणे को निकला, अरे इतना तो निकाला जाता। राणे ने अखबार वालों को कहा कि राणे को 1 वोट निकला, अरे ये तो कहते, ये तो निकालते। उसने अखबार वालों को कहा, अखबार वालों ने कहा हां बात सही है कि आपको कम से कम 1 वोट तो निकाला जाना चाहिए था, हमारी सहानुभूति है आपके प्रति, मगर हम सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं कर सकते, हमारी केवल सहानुभूति आपके प्रति है। वहां से उसने मुझे टेलीफोन किया और कहा मेश्राम जी ऐसा हुआ, क्या करूं? मैंने कहा चुनाव अधिकारियों को लिख कर दे दो और कहो, चुनाव अधिकारी को लिख कर दे दो और कहो, क्या कहो? चुनाव अधिकारियों को यह बात लिख कर दे दो और सारा बूथ वाइज डाटा हमें दे दो। अधिकारी ने दे दिया। तो जिस बूथ पर उसको 0 वोट निकला, जहां उसने खुद वोट दिया, उसके बीवी ने वोट दिया, उसके कार्यकर्ता ने दिया, वो सारा डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट में, सारा सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया, लिखित दिया, चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिया। दूसरा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वहां के कैंडिडेट ने लिख कर दिया कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए, तो अधिकारी ने कहा रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। तो ही कैंडिडेट ने कहा सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में कहता है, अधिकारियों को पढ़ के सुनाया, पैरा नंबर 28 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकाउंटिंग करना होगा, और रिकाउंटिंग करना होगा तब कागज के टुकड़ों की गिनती करनी होगी, जो पेपर ट्रेल से कागज बाहर निकलता है। तो इसलिए जब ये बात उसने कही तो उस अधिकारी ने कहा कि नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा, बात सही है, मगर नहीं हो सकता। तो कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा कि चुनाव आयोग ने 3 अलग अलग रूल बनाए हैं। कहा कौन से बनाए हैं? लिख कर दे दो। तो लिख कर दिया।
वो 3 रूल उन्होंने लिख कर दिया। रूल नंबर पहला रूल था, और रूल लिख कर दिया। ये रूल ये था कि जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है, जो हारा हुआ सेकंड नंबर का कैंडिडेट है, केवल उसे ही रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा। ऐसा रूल बनाया। ये रूल संविधान के अनुसार इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि तीसरे नंबर के कैंडिडेट को और 10वें नंबर तक के कैंडिडेट को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। यह उसके इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और जो नियम कानून संविधान के अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वो असंवैधानिक माना जाता है। तो ये रूल असंवैधानिक है। असंवैधानिक होने के बावजूद भी भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने और चुनाव आयोग ने यह रूल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़ते हैं, और कांग्रेस के विरोध में बीजेपी को सेकंड नंबर के वोट पड़ते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी का इस ईवीएम पर समझौता है। इसलिए आज तक बीजेपी ने कभी सेकंड नंबर के वोट पड़ने के बावजूद भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं की। गुजरात में कई जगह कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़े, एक भी जगह कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग नहीं की। हैरान करने वाली बात, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस का है, रिजल्ट आने के पहले सुप्रीम कोर्ट गया तो जज ने कहा, वकील साहब इतनी भी जल्दी क्या है, रिजल्ट आने दो, आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कांग्रेस के वकील थे, अभी राज्यसभा के मेंबर है, कि चुनाव गुजरात का होने के बाद कोर्ट में आ जाओ। चुनाव होने के बाद वो वकील कोर्ट नहीं गया, रिजल्ट आने के पहले गया। इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपसी समझदारी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बीजेपी को सेकंड नंबर के वोट पड़े तो बीजेपी रिकाउंटिंग की मांग नहीं करेगी, और कांग्रेस को सेकंड नंबर के वोट पड़े तो कांग्रेस के कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग नहीं करेंगे। क्योंकि रिकाउंटिंग की मांग करते ही कागज के टुकड़ों की गिनती होगी, कागज के टुकड़ों की गिनती होते ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो घोटाला हुआ है वो घोटाला पकड़ में आ जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने, भारत सरकार ने और लॉ मिनिस्टर ने रूल बनाया कि सेकंड नंबर का कैंडिडेट ही रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। आप सेकंड नंबर के नहीं हैं, इसलिए आपको रिकाउंटिंग की मांग मानी नहीं जा सकती। ये पहला रूल गलत होने के बावजूद भी उन्होंने बनाया। दूसरा रूल कि यदि किसी बूथ पर विवाद है तो विवादित बूथ पर रिकाउंटिंग हो सकता है। मेरा कहना यह है कि पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, और जब कोई कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करता था तो सारे चुनाव क्षेत्र में रिकाउंटिंग होती थी। जब बूथ में, बैलेट पेपर में सारे बूथ में रिकाउंटिंग होती थी तो ईवीएम मशीन में सारे बूथ पर क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि दूसरे बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में घोटाला हुआ है, वहां वो रिकाउंटिंग करना नहीं चाहते, इसलिए केवल एक बूथ पर रिकाउंट करना चाहते हैं। ये दूसरा रूल भी उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है ताकि घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। तीसरा रूल उन्होंने बनाया कि यदि हारा हुआ कैंडिडेट रिकाउंटिंग करने के बाद जीत सकता है तो ही रिकाउंटिंग होगी, अन्यथा रिकाउंटिंग नहीं होगी। ये रूल भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने और चुनाव आयोग ने बनाए
तीनों के तीनों रूल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जो निर्णय दिया उस निर्णयों के विरोध में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय देता है, हाई कोर्ट जब कोई निर्णय देता है, तो सरकार को कंप्लायंस करना पड़ता है। कंप्लायंस का मतलब है उस ऑर्डर को अमल में लाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मगर ये जो रूल भारत सरकार ने बनाए, चुनाव आयोग ने बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो पैरा नंबर 28 में 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, ये रूल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के बजाय ना अमल करने के लिए रूल बनाए। ये रूल अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, और ये रूल अगर उल्लंघन है तो सिद्ध होता है कि उन्होंने ऐसे रूल बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, न्यायपालिका की अवमानना की। साथियों, ये जो न्यायपालिका की उन्होंने अवमानना की, ये अवमानना के विरोध में हम लोग ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट को दिए, दोबारा दिए, और कोर्ट को हमने कहा कि इस पर फैसला लिया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फैसला नहीं लिया, तो हमारे सामने एकमात्र विकल्प बचेगा, और वो विकल्प ये है कि 2019 के चुनाव में हम वोट डालने के लिए जाएंगे, और वोट डालने के बाद वो मशीन उठाएंगे और उठाकर जमीन पर पटकेंगे और ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे। ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे और संविधान को और कानून को और संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में जाएंगे। आज मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये तोड़ने की बात गैर कानूनी है, और कच्छ के पुलिस अगर चाहे तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। सारे देश भर में कह रहा हूं, सारे देश की पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं भाइयों, पुलिस भाइयों, मुझे अरेस्ट करो, वो कर नहीं रहे, क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते हैं, कि गांधी जी भी जेल में जाते जाते महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए। वो अमन में इस्लाम को जेल में डालेंगे और ज्यादा महान हो जाए। पहले ही जितना महान है उससे ही खतरा पैदा हो गया। अगर और ज्यादा महान हो गया, और ज्यादा अगर महान हो गया, और ब्राह्मणों ने मिलकर अगर उन्होंने मुझे जेल में डाला तो मैं महान हो जाऊंगा। अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डालते डालते महान बना दिया था। जब गांधी जी महान हो गए और गांधी जी को एहसास हुआ कि मैं महान हो गया हूं, तब उन्होंने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों कहा भारत छोड़ो। अगर ब्राह्मणों ने अंग्रेजों की तरह मुझे जेल में डाल दिया तो मैं भी महान हो जाऊंगा, और फिर एक दिन मैं भी कहूंगा, ऐ ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ब्राह्मणों को मालूम है ये बात, पहले ही मालूम है, इसलिए वो कलेक्टर के पास निवेदन देते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है, कागज में केवल निवेदन देते रहते हैं। अब वो निवेदन जो दिया हुआ है उसकी कॉपी कल हम मांगेंगे, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर उनके खिलाफ एट्रोसिटीज का केस दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबूत हो तो उसको जरूर जेल में डालो, और उन्होंने लिखित दिया तो सबूत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है सबूत है तो जेल में डालो। अब इन्होंने खुद ही लिख कर दिया, इसका मतलब सबूत है। सबूत है तो इनको जेल में डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और उनको जेल में डालने से वो महान भी होने वाले नहीं है।
उनको जेल में डालने से वो महान भी होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए अब साथियों, आने वाले समय में हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम ये काम करने वाले हैं। तो क्या आप, जो मैं सारे देश भर में ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए जनमत तैयार कर रहा हूं सारे देश भर में, तो जो लोग कच्छ के ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए सहमत है वो हाथ खड़ा कर दे। 100%। अच्छा, 100% है, 100%। तो जब ये हाथ मैं दिसंबर से खड़े करवा रहा हूं तो किसी ने राहुल गांधी को खबर दे दिया कि वामन मेश्राम ईवीएम मशीन के विरोध में हाथ खड़े करवा रहा है। तो दिल्ली में जो राहुल गांधी ने कांग्रेस का महाअधिवेशन लिया, उस अधिवेशन में उसने प्रस्ताव पारित किया कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दूसरे दिन मैंने अखबार पढ़ा कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए मांग किया। इसका मतलब है राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मानती है ईवीएम में घोटाला होता है। इसलिए साथियों, उसको लगता है कि अगर ये लोग ऐसे ही हाथ खड़े करवा रहे हैं मेश्राम जी, तो फिर तो 2019 का चुनाव में राहुल गांधी को चुनाव जीतना बहुत संकट में होगा और जितने लोग हाथ खड़े करेंगे वो राहुल का समर्थन करने वाले नहीं है। और इसलिए साथियों कि राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी ने रेजोल्यूशन पास किया तो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भी तैयार हैं। तो मैंने सोशल मीडिया में वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि यदि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए ऐसा राहुल गांधी कहते हैं, यदि राहुल गांधी ईमानदार है, मुझे तो नहीं लगता कि ईमानदार है, यदि ईमानदार है तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने के लिए राहुल गांधी आंदोलन करे। यदि राहुल गांधी आंदोलन करता है बैलेट पेपर में चुनाव करवाने के लिए, तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा उस आंदोलन में पूरे संगठन शक्ति के साथ शामिल होगा। मगर राहुल गांधी ने कागज में रेजोल्यूशन पास कर दिया और उस दिन के बाद चुप हो गया। इसका मतलब है कि राहुल गांधी हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। उसके बारे में हमको सतर्क रहना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया कि राहुल गांधी लोगों को धोखा देने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, तो उसने भी कहा हम भी समर्थन करेंगे। तो इसलिए साथियों, ये बात जो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, वो लोगों का डायवर्शन करना चाहते, दिशा भूल करना चाहते हैं, उन पर यकीन नहीं करना होगा। और हमारे पास अभी दो हथियार है। पहला संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। हमने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को दिए, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, और कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे और मामला ठीक कर दे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोगों को कानून का हाथ लेना पड़ेगा। और कानून हाथ में हम तब लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं करेगा, तब हम ये काम करें। किसी न किसी को संविधान तो बचाना होगा साथियों। इसलिए आप सभी लोगों को अनुरोध है कि आने वाले समय में आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोगों को आने वाले समय में संगठित होना होगा और आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा।